वेलकम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ओन चैनल एएस क्लासेस। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एएस क्लासेस और मैं सुख शर्मा फिर हाजिर हूं लेकर एक और नया एजुकेशनल वीडियो क्लास 10 सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। आज का हमारा जो वीडियो ये क्लास 10 की जो हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर फर्स्ट है जो हम लोग डिस्कस करने लगे। चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बट सर हिस्ट्री बड़ी बोरिंग है सर, हिस्ट्री बहुत हार्ड है सर, हिस्ट्री सर समझ में नहीं आता है। इन सब क्वेश्चनों का केवल एक ही हल है और वो है एएस क्लासेस। हम जा रहे हैं आपके लिए हिस्ट्री को इतना इजी, इतना इंटरेस्टेड बनाने कि आप लोग हिस्ट्री को टिप्स पर याद करेंगे। आप हिस्ट्री में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाएंगे। इन सब के लिए बस आपको कुछ दो चार चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपको करनी है। सबसे पहला आपको वीडियो देखते वक्त अपनी एनसीईआरटी की बुक और उसके साथ एक पेंसिल लेकर बैठना है। जहां आपको लगे कि यहां पर सर ने इंपॉर्टेंट बात बताई है वहीं पर वीडियो पॉज करना है और उसको अपनी बुक पर नोट कर लेना है। सबसे पहला काम तो यही करना है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमें दिमाग में रखना है वो ये कि हिस्ट्री को हम लोगों को किसी भी सीक्वेंस में याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो पूरी हिस्ट्री एक सीक्वेंस मैटर है, बट अगर हमको फुल मार्क्स लाने तो हिस्ट्री को सीक्वेंस में याद करने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री को हम याद करेंगे, हिस्ट्री को हम समझेंगे पैराग्राफ वाइज, टॉपिक वाइज और ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आए हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट बार बार आए हैं। तो इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ हमको एक और बात ध्यान रखनी है कि हिस्ट्री को पढ़ते वक्त हमको पूरे तरीके से दादी और नानी की कहानियों के पैटर्न पर जाना होगा, जिनकी एक बार सुनाई स्टोरी हमारे दिमाग में, हमारी जवानी, हमारे बुढ़ापे तक सेट रहती है। हमको हिस्ट्री को स्टोरी बेस्ड मेथड से सीखना होगा और उसी के जरिए हम लोग इसको अपनी लाइफ टाइम याद रख पाएंगे। वैसे तो आपको केवल बोर्ड एग्जाम तक के लिए इसे याद रखना है, बट फ्यूचर में भी आपके काम आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एनसीईआरटी की बुक हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्लियर? बट ध्यान है ना, एनसीईआरटी की बुक और पेंसिल, क्योंकि किसी महान भाव ने कहा है कि अगर ज्ञान का भंडार बढ़ाना है तो बुकों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इसी ज्ञान के भंडार को बढ़ाने के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को और देखते हैं कि आखिर ऐसी क्या चीज है जो हमको हार्ड लग रही है, ऐसी क्या चीज है जो हमारी समझ में नहीं आ रही है, ऐसी क्या चीज है जिसे हम नहीं कर सकते। हम सब कुछ करेंगे और इसी एएस क्लासेस के जरिए। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को और देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आखिर हमारे चैप्टर में क्या दिया हुआ है। तो फटाफट बुक का पेज नंबर 3 खोल लीजिए जहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। खोल लिया? अब देखिए स्टार्टिंग में ही चैप्टर के हमको एक पिक्चर दी हुई है, ठीक है, और ये पिक्चर जो है उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन हमको नीचे के पैराग्राफ्स में दिया हुआ है। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से हमारे से कई बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे और कई बार हमसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से पार्ट है, वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो इन पैराग्राफ्स में से आएंगे। तो देखिए स्टार्टिंग की लाइन में ही हमको दिया हुआ है इन 1848 फ्रेडरिक सोरियो ए फ्रेंच आर्टिस्ट prepared a series of print visualizing his dream of a world made up of democracy and social republic. क्लियर? तो यहाँ पर हमको देखना है कि ये जो लाइन है ये हमारे लिए 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए जो कि कई बार रिपीट हुआ है और वो क्वेश्चन है हमारा हु वाज फ्रेडरिक सोरियो।
हु वाज फ्रेडरिक सोरियो। नोट कर लिया। तो चलिए अब देखते हैं आखिर ये है कौन। सबसे पहली लाइन में इसका डिस्क्रिप्शन भी हमको दे दिया है, इसका क्लियरली एक्सप्लेन करना भी हमको बता दिया है कि फ्रेडरिक सोरियो जो थे वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। फ्रेडरिक सोरियो वाज ए फ्रेंच आर्टिस्ट। आखिर इन्होंने क्या किया? ही प्रिपेयर्ड ए सीरीज ऑफ 4 प्रिंट इन 1848। उन्होंने एक सीरीज प्रिपेयर की 4 प्रिंट्स की, किसमें? 1848 में। आखिर इस सीरीज में क्या था? अब ये क्वेश्चन भी हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो देखते हैं उन्होंने क्या किया। He visualizing his dream for world made up of democratic and social republic। उन्होंने अपने इन 4 प्रिंट्स में एक ऐसे वर्ल्ड को विजुअलाइज किया है जो कि उनकी ड्रीम्स में था, और ये जो वर्ल्ड था ये डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक पर बेस्ड था। क्लियर? तो अब इन सारी बातों से हमारी चीज एक समझ में आ गई कि जो फर्स्ट पिक्चर है हमारी बुक की स्टार्टिंग में दी हुई है, ये पिक्चर किसने पिक्चराइज की है, किसने विजुअलाइज की है? ये पिक्चर की है फ्रेडरिक सोरियो ने, और वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, और ये पिक्चर उन्होंने 1848 में बनाई। और इस पिक्चर में उन्होंने एक ऐसे वर्ल्ड की कल्पना की है जिसमें कि जो बेस है वो डेमोक्रेटिक हो और सोशल रिपब्लिक हो। क्लियर? उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी बुक में आपके राइट हैंड साइड पर और बुक के लेफ्ट हैंड साइड पर 2 न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं, और ये दोनों न्यू वर्ड्स भी हमारे लिए 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर भी आप एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, और वो क्वेश्चन आपका होगा डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। द फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूटिस्ट एंड द सेकंड वन इज उटोपियन विजन। क्लियर? या फिर आप ये भी क्वेश्चन इस तरीके से लिख सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूटिस्ट और व्हाट डू यू मीन बाय उटोपियन विजन। फटाफट लिख लीजिए। लिख लिया? तो चलिए अब देखते हैं आखिर इन दोनों ही वर्ड्स का मीनिंग क्या है। और हिस्ट्री को याद करते वक्त हमेशा ध्यान रखिए, हमको पूरी रामायण याद नहीं करनी है, हमको वो की टर्म्स याद करने हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम की नोटबुक पर होने चाहिए, और जिनको देखकर हमारा जो एग्जामिनर है वो ऐसे टिक लगाए और ऐसे पूरे मार्क्स दे दे। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो कौन से की टर्म्स है जो हमें हमारे आंसर में लिखने हैं रिलेटेड टू दीज 2 न्यू वर्ड्स। तो सबसे पहले देखिए हमें दिया एब्सोल्यूटिस्ट। तो एब्सोल्यूटिस्ट में एक चीज तो क्लियर है, इट इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या है? ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। या फिर हमारी बुक में ये भी लिखा है इट इज ए सिस्टम ऑफ रूल। ठीक है? ये 2 वर्ड है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल। अब ये दोनों हैं क्या? सिस्टम ऑफ रूल, कैसा सिस्टम ऑफ रूल है भाई? ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ रूल है जो कि हमें साफ तौर पे बताया है हैज नो restraints on the power exercised। ठीक है? अब देखो ध्यान से, ऐसी गवर्नमेंट, ऐसा सिस्टम ऑफ रूल जिसमें कि जो पावर है उसको यूज करने के लिए, उसको रूल करने के लिए किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, उसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूटिस्ट। क्लियर? एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें कि जो पावर है उसको एक्सरसाइज करने में किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो। और मोस्टली इस तरीके के फीचर्स हमको किसमें देखने को मिलते हैं? मोनार्कियल गवर्नमेंट में। ठीक है? क्यों भैया मोनार्कियल गवर्नमेंट में? क्यों? क्योंकि ये भी क्लियरली हमको दिया है कि ये कैसी गवर्नमेंट होती है? सेंट्रलाइज्ड।
ये कैसी गवर्नमेंट होती है? मिलिटराइज्ड। ये कैसी गवर्नमेंट होती है? रिप्रेसिव। ये 3 वर्ड भी इसके साथ हमारे को इंक्लूड किए हैं। अब देखो, मोनार्कियल गवर्नमेंट में सबसे पहले क्या है? सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है? एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें कि सारे राइट्स जो है वो सिंगल पावर के हाथ में होते हैं। किसके हाथ में होते हैं? सिंगल पावर के हाथ में होते हैं। केवल एक ही के हाथ में सारे पावर्स, यानी उसकी मोनोपोली हो गई। मोनोपोली हो गई मीन्स उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। वो जैसे चाहे गवर्नमेंट को रन कर सकता है, वो जैसे चाहे अपनी गवर्नमेंट को चला सकता है। दूसरा वर्ड हमको लिया है मिलिटराइज्ड। मिलिटराइज्ड मीन्स जिसके पास सेना की पावर हो, जिसके पास पूरी सत्ता का अधिकार हो, सारी की सारी सेना उसके कंट्रोल में हो, उसको भी हम कहते हैं कि ये मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसके बाद थर्ड, रिप्रेसिव। रिप्रेसिव का मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जो सभी चीजों को दबाने में कामयाब हो, जो किसी की आवाज को उठने ना दे और सभी तरीके से सबके ऊपर अपने कंट्रोल बनाकर रखे। तो ये कैसी गवर्नमेंट होती है? ये सारे फीचर्स हमको मिलते हैं मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो यहाँ पर क्लियर हो गया। एब्सोल्यूट मतलब भी कि जिस पर कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो अपनी पावर को एक्सरसाइज करने में। और ये कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है? मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। क्यों? क्योंकि उसमें सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड और रिप्रेसिव फीचर्स साफ तौर पर दिखाई देते हैं। क्लियर? यूटोपियन विजन में क्या दिया हुआ है हमको, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी हमारे जो की टर्म्स है वो दिए हैं। सोसाइटी that is so ideal, that is so ideal। ठीक है? that is it unlikely or actually exist। ऐसी सोसाइटी जो कि एक आइडियल सोसाइटी है और जो कि किसी के द्वारा अनलाइक नहीं है, यानी सब उसको पसंद करते हैं। तो यानी कि सोसाइटी सो आइडियल, ये 2 इंपॉर्टेंट की टर्म्स है जो हमको यूटोपियन विजन में लिखने हैं। क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट पेज जो है, इसमें से हमारे 3 1 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। फर्स्ट, व्हाट वाज फ्रेडरिक सोरियो, व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट और व्हाट डू यू मीन बाय यूटोपियन विजन। इसके तो आओ प्यारे बच्चों, देखते हैं पूरी पिक्चर को। तो फटाफट से पेज पलटो और अपनी स्टार्टिंग पेज जो है वो निकालो जिसपे हमारी फोटो दी है। चलिए एक एक करके सारी फोटो को समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी फोटो को समझते हैं। तो सबसे पहले तो पूरी फोटो का थीम ही समझ लेते हैं कि आखिर ये फोटो क्यों बनाई। तो हमने पढ़ लिया है। क्वेश्चन कौन सा था? हु वाज फ्रेडरिक सोरियो। उसमें दिया हुआ है क्या कि भाई ये जो पिक्चर है ये फ्रेडरिक सोरियो की एक कल्पना है, जिसमें उसने एक ऐसे वर्ल्ड की कल्पना की है जो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक बेस्ड हो। तो चलो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस पूरी पिक्चर को समझते हैं। तो देखो बच्चों, पिक्चर में आपको सबसे पहले एक लंबी लाइन दिखाई दे रही होगी जिसमें डिफरेंट पीपल्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हमको मेल भी दिखाई दे रहे हैं और जिसमें हमको फीमेल भी दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसी को समझ लेते हैं, आखिर ये भीड़ कहाँ से आई और ये भीड़ कहाँ की है। तो ये जो भीड़ है ये यूरोप और अमेरिका को बिलोंग करती है। ये जो भीड़ दिखाई दे रही है ये यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज को डिस्क्राइब करती है। क्लियर? उसके बाद हम एक और चीज देखते हैं कि ये भीड़ जो है ये एक स्टैचू के पास से आगे जा रही है और एक बहुत लंबी कतार जो पीछे है वो भी लगातार इसी कंटिन्यूटी में दिखाई दे रही है। क्लियर? तो ये कंटिन्यूटी जो है, आखिर ये स्टैचू क्या है ये हमें देखना है, ये हमको समझना है। अब स्टैचू की तरफ आते हैं। तो स्टैचू में हम देख रहे हैं 2 चीजें हमें इंपॉर्टेंट नजर आ रही है।
पहली कि स्टैचू के एक हाथ में हमको एक मसाल दिखाई दे रही है और दूसरे हाथ में हमको एक बुक दिखाई दे रही है। अब इन दोनों सिंबल्स का मतलब हमको पता होना चाहिए कि आखिर ये जो मसाल है ये किस चीज को डिस्क्राइब कर रही है और ये जो बुक है ये किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है। तो देखते हैं, जो मसाल है ये मसाल है टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, ज्ञानोदय का की मसाल। ज्ञानोदय का मतलब यह क्या हुआ, हमने देखा था कि लोगों के जो विचार थे वो अब बदलने शुरू हो गए थे। अब उनका जो थॉट्स थे वो नेशनलिज्म की तरफ स्प्रेड होने शुरू हो गए थे। तो ये जो मसाल है ये उसी को डिस्क्राइब करती है। और दूसरे हाथ में हमें जो बुक दिखाई दे रही है, ये जो बुक है ये है चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, एक ऐसी बुक जिसमें कि मानव के राइट्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, घोषणा पत्र जिसमें उसको बताया गया है कि मानव को कौन कौन से राइट्स मिले थे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी स्टैचू है इसको लेडी का ही रूप क्यों दिया है, इसको एक जेंट्स क्यों नहीं बनाया। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन थी, इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो फ्रीडम था उस फ्रीडम को यानी स्वतंत्रता को एक लेडी की फॉर्म में डिस्क्राइब किया गया था। इसलिए जो स्टैचू है उसको लेडी की फॉर्म में डिस्क्राइब किया गया है, जो कि किसको डिस्क्राइब कर रहा है, स्वतंत्रता को, फ्रीडम को। और ज्यादातर जो यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज थी वहां पर यही चीज चल रही थी कि अब उनको इंडिपेंडेंट स्टेट बनना है, उनको एक नेशन स्टेट बनना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई ये जो लंबी कतार है, इस लंबी कतार में हम देखते हैं कि कुछ लोग तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो हमारे को दिखा रहे हैं स्टैचू, उस स्टैचू से भी आगे निकल गए। तो देख लेते हैं आखिर कौन सी कंट्री है जो स्टैचू से आगे निकल रही है। यानी इस पूरी भीड़ को कोई ना कोई तो लीड कर रहा होगा, कोई ना कोई तो इसका नेतृत्व दे रहा होगा। तो देख लेते हैं, इसको नेतृत्व देने वाली दो कंट्रीज थी, सबसे पहली स्विट्जरलैंड और दूसरी यूएस। क्यों थी, ये भी रीजन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये वर्ल्ड की पहली दो कंट्री थी जो कि नेशन स्टेट के तौर पर फॉर्म हुई थी। ठीक है, उसके बाद हम ये भी देखते हैं पिक्चर में कि हम कई लोगों को डिफरेंट फ्लैग्स लेकर दिखाई दे रहे हैं। अब ये डिफरेंट फ्लैग्स को लेकर दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज है जो अपनी अपनी कंट्री का फ्लैग लेकर खड़ी हैं, जो कि हमको समझ में आना चाहिए। किसी भी चीज को अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे तो किससे करेंगे, या तो वहां की कॉस्ट्यूम से या वहां के किसी सिंबल से। तो जो फ्लैग्स है वो किसी न किसी नेशन का सिंबल है जो कि डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, और कॉस्ट्यूम्स भी हम देख रहे हैं कि डिफरेंट पीपल्स ने डिफरेंट काइंड की कॉस्ट्यूम्स पहने हैं। तो ये कॉस्ट्यूम्स भी हमको क्या आइडेंटिफाई करा रही है कि दीज पीपल्स बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज। ये जो लोग हैं ये अलग अलग कंट्रीज को बिलोंग करते हैं। क्लियर। इसके बाद देखो, आपको स्टैचू के सामने कुछ टुकड़े दिखाई पड़े, जमीन पर पड़े हुए दिख रहे हैं क्या? हाँ, सही पहचाना। ये जो टुकड़े हैं ये इस बात को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये रिमेन्स है एब्सोल्यूट रूल के, जो यूरोपियन कंट्रीज में लगातार एब्सोल्यूट रूल चल रहा था, जिसको हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि किसी भी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं था पावर को एक्सरसाइज करने में। और हमने पढ़ भी लिया कि ये मोनार्की सिस्टम में ये ज्यादातर देखने को मिलता है। तो ये जो टुकड़े पड़े हुए ना सामने, ये उन्हीं के अवशेष है, बचे कुछ अवशेष, मीन्स वो पूरे तरीके से समाप्त की तरफ हो रहा था। ठीक है, ये थी हमारी पूरी पिक्चर की डिस्क्रिप्शन। पर एक चीज तो रह गई, चलो उसको भी देख लेते हैं। भैया आकाश में, ऊपर आसमान में हमको जीसस क्राइस्ट दिखाई दे रहे हैं, हमको सेंट दिखाई दे रहे हैं, जो कि आखिर फ्रेडरिक सोरियो ने क्यों पिक्चर में डाले ये भी हमको पता होना चाहिए। क्यों डाले? क्योंकि इनके थ्रू फ्रेडरिक सोरियो पूरे वर्ल्ड को जो है वो फ्रेटर्निटी का लेसन बताना चाहते थे, यानी भाईचारे का कॉन्सेप्ट बताना चाहते थे
कि जो वर्ल्ड के नेशन स्टेट्स है ये एक दूसरे के साथ आपसी प्रेम से रहे, आपसी प्रेम के साथ रहे, और वो लगातार हमको ऊपर से देख रहे हैं और लगातार हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये चीज हमें उस पिक्चर में दिखाई गई है। क्लियर? अब ये पूरा का पूरा पिक्चर हमको समझ में आ गया है, और इसको और अच्छे तरीके से समझना है तो यहाँ बोर्ड पर जो पॉइंट्स हैं इनको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अगर बोर्ड के एग्जाम में आया तो हमको इन्हीं 6 पॉइंट्स में से कोई भी अपने बेस्ट, अगर 3 मार्क्स का है तो कोई भी बेस्ट 4 पॉइंट्स, और अगर 5 मार्क्स का है तो ये 6 पॉइंट्स हमको लिखने हैं, ताकि क्या हो, एग्जामिनर ऐसे टिक लगाए और पूरे मार्क्स ऐसे दे दे। क्लियर? समझ में आया? जल्दी करो, फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ना है। कर लिया बच्चों नोट? तो चलिए फटाफट अब लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमको इस वीडियो में देखना है, और उसके लिए पेज पढ़ लीजिए और पेज नंबर 4 पे आ जाइए। पेज नंबर 4 पे जो सेकंड पैराग्राफ है वहां पर एक क्वेश्चन नोट कीजिए, जो कि हमारे लिए 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन हमारा है डिफरेंशिएट बिटवीन मॉडर्न स्टेट एंड द नेशन स्टेट। ये 3-4 बार हमारे क्वेश्चन रिपीट हुआ है 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो सबसे पहले देखते हैं मॉडर्न स्टेट को। मॉडर्न स्टेट की सबसे पहले डिफाइन देखते हैं, फिर उसके बाद इसके बारे में बाकी पॉइंट्स देखेंगे। डिफाइन में साफ तौर पर लिखा है इट इज ए सेंट्रलाइज्ड पावर। जो मॉडर्न स्टेट है ये एक ऐसे स्टेट्स होते हैं जिसमें जो पावर होती है वो सेंट्रलाइज्ड होती है। सेंट्रलाइज्ड मींस पावर इन द हैंड ऑफ वन पर्सन। एक व्यक्ति के हाथ में जो पावर होती है या एक पार्टी के हाथ में जो पावर होती है उसी को सेंट्रलाइज्ड पावर कहा जाता है। और यही सेंट्रलाइज्ड पावर जो होती है ये सारी की सारी जितनी भी पावर्स होती हैं, जितने भी लॉ मेकिंग सिस्टम होते हैं, उन सबको बनाती है, यानी सब कुछ कंट्रोल इसी के हाथ में होता है। और ये स्पेशली एक डेफिनेट जो टेरिटरी होती है, क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी होती है, उसमें ये सब काम करती है। ठीक है? और जब हम इन मॉडर्न स्टेट्स की बात करते हैं तो ये ज्यादातर मॉडर्न स्टेट्स हमें यूरोपियन कंट्रीज में बिफोर द 19th सेंचुरी देखने को मिलते हैं। और जिसमें सबसे अच्छा एग्जांपल जो है हमारा वो है किंगडम ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट दूसरी साइड जो हम देखते हैं नेशन स्टेट्स को। तो नेशन स्टेट्स कौन से स्टेट्स है? वो स्टेट जहां पर मेजोरिटी जो है वहां मेजोरिटी पीपल यानी सिटीजन्स हो या रूलर हो, वो सभी एक कॉमन आइडेंटिटी को डेवलप करते हैं, यानी उनका एक कॉमन आइडेंटिटी को प्रमोट करने का कॉन्सेप्ट होता है। इसका मतलब यहाँ पर सभी व्यक्तियों को राइट्स होते हैं जो कि एक कॉमन आइडेंटिटी को फॉलो करते हैं। और इस तरीके जो स्टेट्स हैं वो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 19th सेंचुरी यूरोपियन कंट्रीज में देखने को मिले। क्यों? क्योंकि ये वो पीरियड था जहां यूरोपियन कंट्रीज में जो यूनिफिकेशन था, जो नेशंस का यूनाइट कॉन्सेप्ट था, वो स्टार्ट हो चुका था। और इसमें हम देखते हैं जर्मनी और इटली दो गुड एग्जांपल्स है जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो क्लियर है, दोनों मॉडर्न स्टेट एज वेल एज नेशन स्टेट। अब देखते हैं यहाँ पर हमें आखिर इसमें चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में हम लोगों को यूरोप की कंडीशंस के बारे में पढ़ना है बिफोर एंड आफ्टर 19th सेंचुरी। किस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो यूनिफाइड हुई और नेशन स्टेट्स में कन्वर्ट हुई। क्लियर? तो फटाफट इसे नोट कर लो और फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया बच्चों? इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक, और आप देखते रहिए आपका अपना चैनल AS क्लासेस।